हेलो एवरीवन। आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे सेक्शन 43 बी। सेक्शन 43 बी। यस एवरीवन, कम टू सेक्शन 43 बी। सेक्शन 43 बी ये कहता है कि जो भी आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो आपको डिडक्शन मिल जाता है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। लेकिन दे आर सर्टेन एक्सपेंसेस जहां डिडक्शन ड्यू के आधार पे नहीं मिलेगा, पेमेंट के आधार पे मिलेगा। और इसमें टोटल आइटम कितने, पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर एच। सेक्शन 43 बी। सेक्शन 43 बी। तो सेक्शन 43 बी क्या बोलता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस का डिडक्शन आप ड्यू के आधार पे ले सकते हो। ड्यू बेसिस मतलब एक्चुअल के आधार पे कि आपका एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, आपको डिडक्शन मिल जाएगा चाहे आपने पे किया हो या नहीं पे किया हो। जनरली ड्यू के आधार पे डिडक्शन मिल जाता है यदि आप एक्चुअल बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करते हो तो। लेकिन 43 भी ये कहता है कि पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर जी एच के लिए अलग। तो पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर जी तक आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जिस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए उसी प्रीवियस ईयर में आपने पे कर दिया हो। यदि उस प्रीवियस ईयर में यदि आपने नहीं पे किया हो तो देन यदि आप ड्यू डेट तक भी पे कर देते हो, कौन सी ड्यू डेट, ऑफ फाइलिंग आईटीआर इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, तो भी जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। ये लाइन समझ में आई? जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ उस ईयर में पे कर दो, उस ईयर में पे नहीं करो तो अगले ईयर की जो ड्यू डेट है ऑफ फाइलिंग दी आईटीआर उस तक भी अब यदि आप पे करते हो तो जिस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज डिडक्शन, डिडक्शन कब मिलेगा, जब पे करोगे। डिडक्शन कब मिलेगा, जब पे करोगे। समझ में आ गई बात? following expenses following expenses except the point number H are allowed only if they are actually paid। कब तक पे करना होगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी आईटीआर। कौन कौन से एक्सपेंसेस है नाम याद कर लो, इसका रेफरेंस पहले भी आया था। वन, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेज एंड फीस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। तो जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स है लाइक आपका कस्टम ड्यूटी या जीएसटी, जब वो पे होगा तभी आपको या तो सेम ईयर में पे कर दो या अगले ईयर की आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक पे कर दो। एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड या बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी बैंक और एफआईज या इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनबीएफसीज, लीव एनकेसमेंट टू एम्प्लॉइज, एनी अमाउंट पेएबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ द रेलवे एसेट। ये टोटल कितने पॉइंट हो गए बेटा, आवाज नहीं आ रही? तो ये जो 7 पॉइंट्स है इन 7 एक्सपेंसेस में हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम याद रखना पड़ेगा जब पे होगा तभी डिडक्शन मिलेगा। या तो सेम ईयर में पे कर दो जिस ईयर में एक्सपेंसेस हुआ, नहीं तो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक आप पे कर ही दो, अदरवाइज डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। फिर डिडक्शन मिलेगा उस ईयर में जब पे होगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। बहुत जल्दी जल्दी मैंने पढ़ भी दिया क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये बहुत सारे एक्सपेंसेस का रेफरेंस तो अपन ने ऑलरेडी ले भी लिया था सेक्शन 36 में और एनी अदर सेक्शंस में। राइट एवरीवन?
क्योंकि आप लोग याद होगा सेक्शन 36 में या एक दो सेक्शन में आया था, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 पी। नहीं, जो तुम 31 दिसंबर की बात कर रही हो जीएसटी की बात कर रही हो, वो एनुअल रिटर्न जीएसटी के अंदर होता है। यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर होता है नॉर्मली 31 जुलाई, और जो टैक्स ऑडिट होती है उनकी होती है 31 अक्टूबर। तो जो भी ड्यू डेट दे रखी है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर नॉर्मली, तब तक आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, अदरवाइज जब पे होगा तब डिडक्शन मिलेगा। कोई और डाउट? पॉइंट नंबर एच। पॉइंट नंबर एच में ये होता है कि यदि आप कोई अमाउंट पे कर, यदि आपने कोई खर्चा किया तो आपको अमाउंट पे करना है, और अमाउंट किसको पे करना है, तो माइक्रो को या स्मॉल को। कौन से एक्ट में दिया हुआ ये, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। वैसे ये एक्ट 3 एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन हमारे जो पॉइंट है उसमें सिर्फ 2 ही एंटरप्राइजेस को हमने यहाँ पे कवर किया है, वन इज अ माइक्रो एंड सेकंड इज अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कवर्ड नहीं है। और ये इस इंटेंशन से कवर किया गया है कि माइक्रो स्मॉल दबे रहते, बोल नहीं पाते, दे देना साहब, दे देना साहब, दे देना। क्योंकि छोटी एंटरप्राइज है, उनके लिए बड़ी एंटरप्राइज से ऑर्डर मिलना ही बड़ी बात होती है। जो बिजनेस बैकग्राउंड उनको पता है भैया सेल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी आपने देखा होगा कुछ दुकानदार होते हैं, आपको बोला है कि पेमेंट के लिए 2 कुर्ती की जगह बोलते 10 ले जाओ, वापस रिटर्न कर देना, अपनी दुकान है, तुम तो बच्ची थी, तो अपना तो घर पता है ना, ले जाओ ले जाओ, ले जाओ, जो पसंद आए देख लेना। क्योंकि बिजनेसमैन का टारगेट होता है किसी भी, और ये तो चार्ट तो बहुत ही अच्छी है, मतलब ये तो आपकी चॉइस से बहुत बड़ी है। तो बिजनेसमैन पेमेंट पे कहां से दिमाग लगाएगा, तो यहाँ पे यही है। तो यदि पेमेंट किसको मिलना है, माइक्रो और स्मॉल को। और यहाँ पे अपने नॉर्मल बिजनेसमैन के एंगल से बात की है कि यदि कोई बिजनेसमैन माइक्रो और स्मॉल को यदि पेमेंट देने वाला है, तो भैया उनका पेमेंट आपको टाइम पीरियड के अंदर करना पड़ेगा, पूरी सारी बातें करनी है। और ये टाइम पीरियड कहाँ मिलेगा, ये टाइम पीरियड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर नहीं है, ये टाइम पीरियड आपको मिलेगा सेक्शन 15 में। कहाँ मिलेगा, सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। समझ में आ गया? मीन्स यदि किसी भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि आप कोई भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किया और वो एक्सपेंसेस का अमाउंट यदि आपको पे करना है, किसको पे करना है, माइक्रो और स्मॉल को, तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को अमाउंट पे हो जाना चाहिए सेक्शन 15 की ड्यू डेट तक। किस तक, सेक्शन 15 की ड्यू डेट तक। यस एवरीवन, सिर्फ नॉलेज के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये टैक्स में जरूरी है पढ़ना, फिर भी पढ़ लो। ये वैसे भी आपके एसबीआई के अंदर काम आता है, तो एक बार रीड कर लो। यदि आपका प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर यदि आपका इन्वेस्टमेंट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 2.5 करोड़। और जो रिलेशनशिप होता है माइक मतलब इन्वेस्टमेंट का और टर्नओवर का, याद करने के लिए, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के अंदर जो रिलेशन है वो 1:4। तो यदि प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, मतलब कोई भी एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज का बोला जाएगा यदि उसने प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 2.5 करोड़, और उसका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स कितनी होनी चाहिए, अप टू ₹10 करोड़। क्योंकि मैंने क्या रिलेशन बोला, 1:, और यदि माइक्रो यदि आपको याद हो गया है तो आपको स्मॉल एंटरप्राइज अपने आप को याद हो जाएगा, क्या रिलेशनशिप है, 1:10। क्या रिलेशनशिप है बेटा, आवाज नहीं आ रही, मतलब 25 करोड़ 100 करोड़।
इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या रिलेवेंट है ये तो मैंने बता ही दिया कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं। आपको एज ए इनकम टैक्स आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जब आप पेमेंट देते हो तो पेमेंट हो जाना चाहिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट नहीं, सेक्शन 15 की ड्यू डेट तक। अब आपको ये याद करना होगा स्टूडेंट को कि सेक्शन 15 की ड्यू डेट क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डेफिनेशन नहीं भी पता हो माइक्रो स्मॉल की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 15 में क्या ड्यू डेट दी हुई है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि पॉइंट नंबर ए से लेके जी तक आपको कब पेमेंट करना पड़ता है आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक, और एच के अंदर आपको कब पे करना होता है सेक्शन 15 की ड्यू डेट तक। यदि पे कर दिया तो सेम ईयर में, अदरवाइज जब पे करोगे उस ईयर के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। देखिए मैं कहां पढ़ रहा हूं, हाई लिमिट एज पर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमईडी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट इस बात पर डिपेंड करता है क्या बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है। if there is a agreement between the buyer, if there is a agreement between buyer and seller, क्या बेटा बायर और सेलर के बीच में आपस में क्या है एग्रीमेंट है, किसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट है, if there is date agreed, और बेटर लिख देते हैं डेट एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में डेट एग्रीड है, मतलब इतने टाइम के अंदर पेमेंट होना चाहिए। बायर सेलर ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है भैया तुझे पेमेंट देना है, तो बायर और सेलर बोलता है 10 दिन में पेमेंट करना है, 10 दिन में पेमेंट करना है। उसने बोला 5 दिन में पेमेंट करना है तो 5 दिन में पेमेंट करना है। उसने बोला 25 दिन में पेमेंट करना है तो 25 दिन में पेमेंट करना है। और बायर और सेलर ने डिसाइड किया कि 3 साल में पेमेंट करना है, तो इसी चीज के लिए तो हम आए बीच में मैक्सिमम 45 डेज। डेट एग्रीड, डेट एग्रीड किसके बीच में, बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में जो भी डेट एग्रीड है, और 45 डेज मैक्सिमम विच एवर इज लोअर। इतने टाइम पीरियड के अंदर क्या होना चाहिए पेमेंट होना चाहिए। ये क्या बात कर रहा हूं मैं, ड्यू डेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट डेट। इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को। कितने टाइम पीरियड के अंदर, यदि बायर और सेलर के बीच में डेट डिसाइड हो रखी है 15 दिन तो 15 दिन, 20 दिन तो 20 दिन, 25 दिन तो 25 दिन, लेकिन यदि 50 दिन तो 45 दिन। तभी मैंने क्या बोला, जो भी डेट एग्रीड है और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। दूसरा केस क्या होगा, इफ देयर इज नो डेट एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर, और यदि बायर और सेलर के बीच में कोई भी डेट एग्रीड नहीं है तो लॉ मेकर ने फिक्स कर रखा है 15 डेज। ड्यू डेट क्या है बेटा, ड्यू डेट क्या है 15 दिन, ड्यू डेट क्या है 15 दिन, ड्यू डेट क्या है 15 दिन। 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। किसको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आज मैंने माल बेचा, आज मैंने यदि माल बेचा, यदि मैंने आज माल खरीदा, तो जैसे मैंने माल खरीदा तो मुझे क्या करना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनका पेमेंट किनको, बाकी सबके लिए नहीं है, माइक्रो स्मॉल। यदि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को यदि आपको पेमेंट करना और कोई डेट एग्रीड नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। और यदि बायर और सेलर ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है तो जो भी एग्रीमेंट की डेट है और जो भी 45 डेज है विच एवर इज अर्लियर, इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया?
ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताता भी जाऊंगा कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो लिंक भी कर लूँगा। ये जस्ट रीड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्या इंपॉर्टेंट नहीं था? डेफिनेशंस। Example number 1, BB Limited purchased the goods from the DB Limited small enterprises as per the micro small. यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेज या माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज माना जाएगा अकॉर्डिंग टू ओनली MSMED के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारी ये कंपनी है BB Limited purchased the goods from the DB Limited small enterprises as per MSME Act for rupees 15 lakhs on 2nd March 2025. As per written agreement, payment is to be made up to the 30th April 2025. तो पेमेंट कितने टाइम पीरियड के अंदर करना पड़ता है? 45 डेज और डेट एग्रीड विच एवर इज अर्लियर। तो 45 डेज काउंट करना एक बार। कहां से काउंट करोगे? 2 मार्च। तो 2 मार्च के टोटल मार्च में डेज कितने होते हैं पता है क्या? ये क्या बात है, पूरी क्लास को पता है। तो 2 मार्च का आपको पेमेंट करना है 45 दिन। तो 29 डेज मार्च के। ये किन किन को समझ में आ गया? 2 मार्च को मैंने परचेज किया है, तो एक दिन क्या होगा? 3, 4, 5 ऐसे दिन काउंट कर लो। तो 29 डेज मार्च के। नहीं, 31 होते, 2 गए ना। हेलो एवरीवन। तो 29 डेज प्लस, नहीं 30 नहीं, आपको कितना चाहिए? 45 दिन चाहिए ना। टारगेट भी तो याद रखना पड़ता है ना। तो 45 में से 29 डेज हो गए, तो कितने बचे? तो 16 दिन का मतलब क्या हो गया? 16 अप्रैल। किन किन को नहीं आया समझ में? तो अपन कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था, यदि एग्रीमेंट हो बिटवीन द बायर एंड सेलर, इफ देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर, तो आप क्या करोगे? जो भी आपका 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल और 30th अप्रैल, डेट एग्रीड 30 अप्रैल विच एवर इज। तो कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए? तो 16 अप्रैल तक यदि आपने पेमेंट कर दिया तब तो चलेगा, अदरवाइज जब पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे सब दे रखे, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए डेट बताई है। तो यहाँ पे केस है बहुत सारे। पहला केस ABCD। तो पहले केस में आपने 2 लाख रुपीज का पेमेंट किया। कब किया? 30 मार्च को, 6 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 6 मई को। तो अब अभी मैंने बताया कि कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए? 1, 2, 3। ये तीनों पेमेंट क्या हो गए? ड्यू डेट तक पेड। और ये आफ्टर ड्यू डेट। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन से प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस था? परचेज कब किया था? डेट देखो, आप ऐसे क्वेश्चन में डेट देखो, परचेज कब किया था? 2 मार्च 2025। ये कौन सा प्रीवियस ईयर होता है प्यारी बच्चे? तुम बताओगी। सेकंड बेंच लेफ्ट हैंड साइड। 2 मार्च 2025 कौन सा प्रीवियस ईयर है ये? 25-26 या 26-27? क्या बात है, बिल्कुल सही बताया। 24-25, यस और नो? मैंने क्या रूल बताया था? जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्सपेंसेस किया, उसी ईयर में डिडक्शन मिलेगा, यदि ITR फाइल करने की ड्यू डेट नहीं। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को आप पे कर देते हो ड्यू डेट तक। तो यहाँ पे अपने 3 अमाउंट है, कौन कौन से? 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का आपने पेमेंट कब तक कर दिया? ड्यू डेट क्या थी हमारी? 16 अप्रैल तक पे कर दिया। तो देन आपको प्रीवियस ईयर 24-25 में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो पेमेंट आपने 6 मई को किया वो ड्यू डेट के बाद किया। यस और नो? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? और जो ड्यू डेट के बाद आपने यदि पे किया तो जिस प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस है 24-25, उस ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका डिडक्शन मिलेगा जब आप पे करोगे। हमने माना कि प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने पे कर दिया, क्योंकि पे कब कर दिया? 6 मई 2025, मतलब प्रीवियस ईयर 25। राइट एवरीवन?
पहले ही वाले एग्जांपल के अंदर यदि अपन एक डेटा चेंज कर लें, इफ देयर इज ए नो एग्रीमेंट बिटवीन दी if there is a no agreement between the buyer and seller about the time of payment, तो टाइम ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग बायर सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करना पड़ता है? 15 दिन, 15 डेज। तो 15 डेज निकालो एक बार, दो में 15 ऐड कर दो, तो 15 मतलब 17 मार्च तक पेमेंट हो जाएगा। तो 17 मार्च का मतलब क्या हुआ? 30 मार्च, 6 अप्रैल, 15 अप्रैल, 6 मई। सर यहाँ तो एक भी पेमेंट आपने 17 मार्च तक किया ही नहीं, तो 17 मार्च तक एक भी पेमेंट नहीं किया, तो ये जितने भी आपने पेमेंट किए इनके डिडक्शन उस ईयर में मिलेंगे जिस ईयर में आपने पे किए। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 25-26, लेकिन एक प्रीवियस ईयर 24-25 क्यों पे कर दिया? लॉजिक वाला नहीं है, लॉजिक दूसरा। लॉजिक कौन सा है? पेमेंट वाला, क्योंकि पेमेंट आपने कब किया? 30 मार्च। तो 30 मार्च का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर 24-25, और ये 3 पेमेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा 25-26। लेकिन जिस ईयर में एक्सपेंस इनकर्ड किया उस ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों पेमेंट आपके 17 मार्च के बाद हो रहे हैं। जो मैंने बोला समझ में आ रही बात? कंफर्म एवरीवन? आई थिंक सेक्शन 43 भी समझ में आ गया। सर सेक्शन 43 भी सिंपल क्या कहता है? एक्सपेंसेस पे नॉर्मली एक्सपेंसेस पे डिडक्शन मिल जाएगा, मत देखो पे किया या नहीं किया, यदि आप एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो तो ड्यू के आधार पे आप डिडक्शन ले लो। लेकिन ये पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर एच, तो एच से लेके जी के अंदर आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दो, और एच के अंदर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर नहीं, एमएस एमईडी के अंदर जो ड्यू डेट दे रखी है सेक्शन 15 में, तब तक आप पे कर दो। तो जिस प्रीवियस ईयर का वो एक्सपेंसेस है उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज उस प्रीवियस ईयर के अंदर डिडक्शन मिलेगा जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आप एक्चुअली पे करोगे। मुझे उम्मीद है सबको ऑल क्लियर है। कंफर्म? 43 बी क्वेश्चन अब एक साथ लेंगे, एक बार पहले कंसेप्ट को खत्म कर लेते हैं। जो नहीं पढ़ना वो मैं कट करता जा रहा हूं, जो इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है उन पे अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। इनडायरेक्टली कवर्ड भी हो जाता है ये। यस, नाउ एवरीवन कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AA कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट्स। वो धंधे वाले, मैं नहीं बोला, डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो भी धंधा करे ना, बिजनेस और प्रोफेशंस, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा भैया। तेरे क्या मेंटेन करना पड़ेगा? अकाउंट्स। तो मैं 2 रुपए का ही धंधा करता हूँ, फुट यहाँ से, तेरी बात नहीं हो रही। सर कहीं का 2 रुपए का धंधा करता, तेरी बात नहीं होती। मतलब ये कि अमाउंट क्या बता, कुछ अमाउंट एक लिमिट को क्रॉस करे तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AA दैट इज अ कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब इसके नोट्स बनाऊंगे तो 2 एरो बना लेना, स्पेसिफाइड अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो 2 पार्ट के अंदर डिपेंड करेगा ये कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है नहीं करना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो या अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। तो पहला केस स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर कौन कौन आएगा? डॉक्टर्स, मेडिकल इंजीनियर्स, टेक्निकल कंसल्टेंट, आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा इसमें, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, एडवोकेट, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कौन है? आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, ये सब कौन है? कौन है ये? स्पेसिफाइड प्रोफेशन। समझ में आ रही बात? तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, क्योंकि आपको पता है जो भी मतलब डॉक्टर्स है, जो भी फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट है, ये क्या वर्ड यूज करते हैं? रिसिप्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं? रिसिप्ट।
तो यदि उनकी रिसिप्ट इज मोर देन रुपीज 1,50,000 in all the 3 years preceding the previous year. बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम के पॉइंट से भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है कोई बताएगा? तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो आपका प्रीवियस ईयर है वो है 25-26। तो मैं यदि आपसे पूछ रहा हूं कि 25-26 में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है नहीं करनी है, ये करंट ईयर की टर्न रिसिप्ट पर डिपेंड नहीं करती। क्या बोला मैंने? जैसे आपका प्रीवियस ईयर क्या बेटा 25-26, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है नहीं करना है, किन के लिए बात कर रहा हूं? धंधे वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, कपड़े वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जूते वाले की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? डॉक्टर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सीए, सीएस, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है। और प्रीवियस ईयर 25-26 में अकाउंट मेंटेन करना है नहीं करना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर। जो आपका प्रीवियस ईयर है 25-26, उसमें बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करनी नहीं करनी, उसके लिए आपको क्या देखना है? 1, 2, 3। कौन कौन से 3 प्रीवियस ईयर हो जाएंगे बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटा। प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23। इन एनी ऑफ नहीं, ऑल दी 3। जो आपका करंट ईयर है जिसमें आपका अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं करना, उसके पहले के जो 3 प्रीवियस ईयर है, इन 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में तीनों के तीनों में क्या होनी चाहिए? ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन रुपीज 1,50,000। नहीं समझ में आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोला मैंने बेटा? प्रीवियस ईयर 25-26 में स्पेसिफाइड प्रोफेसर आपसे पूछ रहा है कि मैं अकाउंट्स मेंटेन करूं कि नहीं करूं, तो वो क्या देखना पड़ेगा आपको? प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर, नॉट इन एनी, ऑल दी 3। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24, 24-25, इन तीनों में क्या होनी चाहिए? ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन रुपीज 1,50,000 रुपीज। तो देन आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर 25-26 में अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ही आएगा, सर इन केस ऑफ न्यूली प्रोफेसर, मतलब यदि आपने 25-26 में सीएस बने और आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, आप सीए बने और आपने सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, आपकी फॉर एग्जांपल पढ़ाई कंप्लीट हुई आर्किटेक्ट की और आपने आर्किटेक्ट की प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, तो यदि करंट ईयर में यदि आपका नया नया प्रोफेशन है, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो न्यूली प्रोफेशन में प्रीसीडिंग ईयर की तो बात करेंगे नहीं। मेरे पापा एडवोकेट है और मैं एडवोकेट बन गया, तो पहले साल में फोड़ डालूंगा मैं, क्योंकि मेरे को तो पता है धंधा आ रहा है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मेरे पापा एडवोकेट नहीं, लेकिन फैमिली के अंदर बहुत बिजनेसमैन है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है फैमिली फ्रेंड्स ने कि बट तू एडवोकेट बनता, तेरे को केस तो मैं दे दूंगा 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? लाइकली। और क्या वर्ड यूज करेंगे? कुछ बच्चों के दिमाग में लाइकली वर्ड क्यों बोलेंगे? लाइकली वर्ड क्यों बोलेंगे? लाइकली वर्ड क्यों बोलेंगे बेटा? इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। मतलब बिजनेसमैन के ऊपर ही छोड़ दिया, प्रोफेशन के ऊपर ही छोड़ दिया। यदि आपको लगता है कि करंट ईयर में यदि आपकी रिसिप्ट 1.5 लाख से ऊपर हो सकती है, तो आप क्या करना? अकाउंट्स मेंटेन कर लेना। यदि आपको लगता है कि ऊपर नहीं जाएगी तो मत करना। तो क्या वर्ड यूज करेंगे? लाइकली टू। लाइकली टू मतलब उम्मीद है। समझ में आ रही बात? सेक्शन 44AA, लास्ट बेंच बेटा, सेक्शन 44AA, compulsory maintenance of books of accounts. पहला point number 8, that is a specified profession. In case of specified profession, if gross receipt is more than rupees 1.5 lakh in all 3 years preceding the previous year, or in case of newly set up profession likely to exceed, then the assessor is required to maintain the books of accounts as per the rule number 6F. सर कौन कौन से रूल नंबर 6 के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं? सर जो अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं उसका नाम है केस बुक।
केस बुक क्या होती है? रिसिप्ट और पेमेंट। जर्नल एंट्रीज मर्केंटाइल में होती है ना, जर्नल एंट्री पास होती है। लेजर्स बनते हैं, आपने पता पढ़े होंगे लेजर्स, जर्नल एंट्रीज करने के बाद। फिर कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स होती है, वाउचर भी इशूड किए जाते हैं, ओरिजिनल बिल्स भी होते हैं। तो ये डेली केस रजिस्टर भी होता है, इन्वेंट्री रजिस्टर भी होता है, ये सब आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। पॉइंट नंबर ए में किसकी बात हो रही थी? तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अलावा अदर एसेसी मतलब बिजनेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बिजनेस। यहाँ पे जगह नहीं है, चलो फिर भी करता हूँ ट्राई। देखना करंट ईयर क्या है बेटा, जल्दी बताओ। प्रीवियस ईयर 25-26 में स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अलावा जो भी अदर बिजनेस है, उनको अदर बिजनेस को अपने इस कैटेगरी में ले लिया। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं करना, उसके लिए क्या देखा जाएगा? 1 2 3। पहला चेंज वहां पे क्या था? वहां पे क्या था बेटा? तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर में देखना है कि ग्रॉस रिसिप्ट क्या होनी चाहिए? 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या देखना है? नॉट ऑल। यहाँ पे क्या चेंज है? पहला एनी। पहला चेंज क्या है? कितने प्रीवियस ईयर? 3 प्रीवियस ईयर। कौन कौन से 3 प्रीवियस ईयर हुए, जल्दी बताओ बेटा। प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23। इन तीनों के तीनों में नहीं। पहला इंपॉर्टेंट चेंज एनी। पहला चेंज क्या है? मतलब किसी भी एक प्रीवियस ईयर में। क्या जगह तो बची नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन तीनों में से किसी भी प्रीवियस ईयर में यदि आपकी पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब बिजनेस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, प्यारी बच्ची सेकंड बेंच राइट हैंड साइड, बिजनेस इनकम और जीटीआई में कोई डिफरेंस होता है? नहीं होता, याद है मैंने बताया था कि बिजनेस इनकम इज इक्वल टू जीटीआई। यस और नो? क्लियर? एक ही बात है, बिजनेस इनकम और जीटीआई एक ही बात है। क्या अंतर है बताओ? यदि अंतर है तो वेरी गुड। बिजनेस इनकम में से बिजनेस इनकम आती है और जीटीआई के अंदर सारी इनकम आती है, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, सब कुछ आ जाता है। तो यदि पीजीबीपी इनकम कितनी होनी चाहिए? मोर देन ₹1,20,000 और टर्नओवर और रिसिप्ट इज मोर देन ₹10 लाख। और यदि वो जो भी अदर बिजनेस कर रहा है, जो भी अदर असेसी है, जो भी बिजनेस कर रहा है, यदि वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो पीजीबीपी के अंदर जो लिमिट हो जाती है इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, तो ये जो लिमिट है 1,20,000 की जगह कितना देखा जाएगा? बिजनेस इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख रुपया और टर्नओवर या रिसिप्ट होना चाहिए कितना? 25 लाख रुपीज से ज्यादा। ये डायग्राम बना लेना, 1 मिनट रुक जाओ, डायग्राम जरूर बना लेना, इससे याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा, सब लिख लेना। लेकिन एक बार पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद लिखना। 2 कैटेगरी मैंने बताई थी, चार्ट बनाने का तरीका बताया था। पहला किसके लिए? स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और दूसरा किसके लिए? अदर बिजनेस और अदर एसेसी बिजनेसमैन। प्रोफेशन के अलावा क्या बचा? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या याद रखना है? पहला चेंज ये है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको 3 प्रीवियस ईयर देखने होंगे, लेकिन तीनों प्रीवियस ईयर में ऑल नहीं, एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। और यदि उनकी पीजीबी इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो और टर्नओवर या रिसिप्ट क्या हो? एंड नहीं है, और है, और है, एंड नहीं है। क्या तो बिजनेस इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो या टर्नओवर या रिसिप्ट 10 लाख रुपीज से ज्यादा हो। और यदि वो अदर बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी अदर असेसी है, यदि वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, कौन है बेटा? तो बिजनेस इनकम 1,20,000 की जगह आप क्या देखोगे? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए और टर्नओवर रिसिप्ट का अमाउंट 25 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए किसी भी प्रीवियस ईयर में। तो देन करंट प्रीवियस ईयर में अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे।
समझ में आ गई बात? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट बेंच, तुम कंफ्यूज हो रही हो? नहीं, अदर देन इंडिविजुअल एचएफ। बेटा इसको रट्टा मारने का तरीका बताऊं? इंडिविजुअल लिमिट ज्यादा ही रखोगे ना, इंडिविजुअल है ना, उसको बेनिफिट दिया जाता है इंडिविजुअल को। तो ये इंडिविजुअल एचएफ तो उसको क्या है, उसको अकाउंट्स तभी मेंटेन करने पड़ेंगे जब उसकी बिजनेस इनकम 2.5 लाख या टर्नओवर से 25 लाख से ज्यादा हो, लेकिन बाकी को बेनिफिट कम देते हैं। तो उनकी बिजनेस इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो या टर्नओवर रिसिप्ट का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर्स, तो देन उनको करंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सर कौन सी लाइन? न्यूली बिजनेस। तो न्यूली बिजनेस के अंदर क्या करेंगे? जब न्यूली बिजनेस है करंट ईयर के अंदर, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? सर लिमिट सेम रहेगी बट लाइकली टू एक्सीड। क्या बोलना पड़ेगा? एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर की जगह आप क्या बोलोगे? यदि आपका नया बिजनेस है तो लाइकली टू एक्सीड। क्या बोलोगे? नहीं समझ में आया? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ये पॉइंट आगे भी आएगा, ये पॉइंट आगे भी आएगा, तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ रीड कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, स्पेशल केसेस असेसी डिक्लेयर्ड लोअर इनकम। ये सिर्फ रीड कर रहा हूँ, समझना नहीं है, ये पॉइंट आगे आएगा तब लिंक करूंगा। असेसी डिक्लेयर्ड लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA और उसकी टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये असेसी क्लेमिंग लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44 AE। कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया, समझना भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। ये पॉइंट जब हम 44 AD, 44 ADA, 44 AE पढ़ेंगे तब ये पॉइंट लिंक हो जाएगा। राइट एवरीवन? तो अभी इस पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना, नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि जब आपका रिवीजन करते हो तब तो आपका सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, तब तो आपको सारी बातें समझ में आ जाती है। अभी फिलहाल इन भाई बात को मैं समझाऊंगा नहीं, अभी जो समझाऊंगा ए और बी 2 ही पॉइंट समझाऊंगा और वो समझ में आ गए। स्पेसिफाइड प्रोफेशन और सेकंड अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन दैट इज अ बिजनेस, और उनका अकाउंट्स कब मेंटेन करना पड़ता है करंट ईयर में, मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अपने एग्जाम्स में 1 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं इनडायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है, एक बड़ी सी केस स्टडी होती है, ये शायद आपको पता है। आजकल दो लाइन के क्वेश्चंस नहीं आते, और जिन्होंने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की साइज बड़ी होती है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, और फिर वो क्या करते हैं उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर उसमें 5 नंबर का भी होता है, 3 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी होता है, और 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे में ये वाली लाइन भी आ सकती है, क्या कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो अपन ने बात की कि जिनको करंट ईयर में मेंटेन करना है, तो आपने एक बार यदि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की तो क्या अगले साल जला दूं? मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि प्रीवियस ईयर 25-26, प्यारी बच्ची थर्ड बेंच राइट हैंड साइड, प्रीवियस ईयर 25-26 का मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 24-25, थर्ड बेंच राइट हैंड साइड। प्रीवियस ईयर 25-26 का मतलब क्या हुआ? असेसमेंट ईयर 24-25। क्लियर? तुम बताओ बेटा। और तुम नींदों में हो क्या बेटा? तुम भूल जाते हो किसकी क्लास में बैठे हो। मैंने पहले ही बोला कि जब क्लास में आओ तो पूरी एनर्जी लेके आओ, और ये वो नहीं है कि इसे पढ़ने के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बच्चों की आदत होती है सर एक बार पढ़ा दो बाद में देखेंगे, बाद में नहीं,
जब मैं पढ़ाता हूं तो इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपका 1 घंटा ऐसे लगे कि आपने पढ़ाई की है, 100% दिमाग में जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर 26 असेसमेंट ईयर, सॉरी, तो प्रीवियस ईयर 25 26 में था, असेसमेंट ईयर 26 27। तो यदि असेसमेंट ईयर, क्या बोला मैंने, असेसमेंट ईयर 26 27 में यदि आपने बुक्स और अकाउंट्स यदि मेंटेन किए हैं तो इन बुक्स और अकाउंट्स को कितने पीरियड के लिए आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33, मतलब कितने असेसमेंट ईयर तक? असेसमेंट ईयर 32 33 तक इन बुक्स और अकाउंट्स को आपको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। यस और नो? समझ नहीं आ रहा? समझ में आया? कब तक? असेसमेंट ईयर, बोलो, असेसमेंट ईयर 32 33 तक जो आपके असेसमेंट ईयर 26 27 की जो बुक्स और अकाउंट्स है आपको प्रिजर्व करना है। अब तक प्रिजर्व करना है बेटा। असेसमेंट ईयर 32 33 मतलब 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2033 2033। समझ में आ गया? नो डाउट टू एनीवन? सर यदि अकाउंट मेंटेन करना भूल गए तो, गए हो तो 25,000 की पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 25,000 रुपीज की पेनल्टी इंपोज होगी। इस बोलो 6 साल फिक्स्ड। ये लो में इसलिए दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, पुराने सालों का असेसमेंट होता है, तो भैया आप जैसे मेरे को बोलो, ओ चिन्मय सर ने टैक्स नहीं पे किया 2012-13 का, भाई भाग यहाँ से फुट, मुझे कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करने यहाँ, इसलिए भैया मैं अकाउंट से मेंटेन करूंगा, धंधा तू कर ले आके, इसलिए तुम्हारी बात का आंसर दे रहा हूं। तो इसलिए बिजनेसमैन को कंफर्ट भी तो देना जरूरी है भैया, बिजनेस में दिमाग लगाएगा आप तो कभी भी आ गए। आप तो अभी बोल लो 97 98, भैया अभी क्या चल रहा है रे, 2026 स्टार्ट हो गया, अप्रैल 2026, और आप बात करो 97 98 का, मजाक होता है? तो भैया जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसके रेलिवेंट जो भी असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद, असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद आपको 6 असेसमेंट ईयर तक वो बुक्स और अकाउंट्स को प्रिजर्व करना है। फिर उसके बाद मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको अकाउंट देने की, यदि पढ़े तो देख लो वरना बाद में। भाई मेरी जो ड्यूटी बनती है वो 6 साल तक प्रिजर्व करने की बनती है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? वो इंक्लूड होगा भी नहीं बेटा, सुनो ना, असेसमेंट ईयर 26 27 के जो बुक्स अकाउंट्स है तो उस साल तो मेंटेन करूंगी ना, उसके एंड होने के बाद 1 2 3 4 5 6 असेसमेंट ईयर तक आपको प्रिजर्व करने हैं बुक्स और अकाउंट्स। तो असेसमेंट ईयर 26 27 6 ईयर्स में काउंट नहीं होगा, 6 ईयर उसके एंड होने के बाद स्टार्ट होंगे। लिमिटेड टाइम है, टॉपिक में टाइम लगेगा, तो कल चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। जितना मैंने पढ़ा है ईमानदारी से सब पीसीबीपी पढ़ के आना, जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, कल हम डिस्कस करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।